सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे द रिवॉल्यूशनरी फेज एंड दिस इज ए विन सीरीज फॉर द यूपीएससी 2025। क्लास शुरू करने के पहले लेट्स डू सम एक्सरसाइज। सो पहला क्वेश्चन है कि दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मॉडरेट पॉलिटिक्स। तो हमने जहां तक बात करी है वहां से क्वेश्चन है द प्रोटेस्ट मेथड ऑफ द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का विरोध का तरीका क्या था? नॉन कोऑपरेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पैसिव रेसिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस। सो हम सभी को पता है कि जो मॉडरेट पॉलिटिक्स है इसकी टेक्निक क्या थी? दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पी, जिनको प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट बोलते थे। एंड जो मॉडरेट लीडर्स है ये कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर ही नेशनल मूवमेंट को रखना चाहते थे। So what was the right answer? It is the B, the constitutional agitation, that is संवैधानिक आंदोलन तक जो उदारवादी नेता थे अपने टेक्निक्स को सीमित रखे थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन में योगदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी और चरमपंथी का उदय होता है? जो कांग्रेस है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में विभाजित हो जाती है। हमने क्लासेस में पढ़ा है, पूछा है कि क्या वो स्वदेशी मूवमेंट के बाद, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ये विघटन होता है। तो सभी को पता है कि ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 ऐसा कॉन्टेक्स्ट था जब ये दो विचारधाराएं आई और एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज के नाम से जाना जाने लगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? इट इज द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द मॉडरेट लीडर्स हेल्ड फ्रॉम। जो अधिकांश जो उदारवादी नेता थे, जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो कहां से थे? पहला ऑप्शन है रूरल एरिया, ऑप्शन बी इज द अर्बन एरिया, ऑप्शन सी बोथ रूरल एंड द अर्बन एरिया एंड डी इज द पंजाब। तो हम सभी को पता है कि दैट जो 1885 ऑनवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर स्थापना होता है और आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट जो फर्स्ट फेज जिसको हम लोग 1905 तक लेते हैं, मॉडरेट एरा पॉलिटिक्स को बिलोंग करता है। जो मॉडरेट एरा के जो लीडर्स थे वो मास नेशनलिज्म, मास पार्टिसिपेशन पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए इनका मास बेस कभी अचीव नहीं हुआ था। इसका एक रीजन ये था कि मोस्टली जो मेंबर्स थे वो एलिट क्लास से बिलोंग करते थे, लॉयर्स थे, अपर क्लास से बिलोंग करते थे। तो दैट्स वाई उनका मास के ऊपर में पोटेंशियल्स नहीं था। द बिलीव कि मासेस जो है इंडियन सोसाइटी है, इट इज एन हेट्रोजीनियस सोसाइटी। सो दैट्स वाई इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द जो मॉडरेट लीडर्स हेल्ड फ्रॉम, तो आंसर इज द अर्बन एरिया। जो ज्यादातर उदारवादी नेता कहां से थे? ना शहरी क्षेत्र से थे। आंसर क्या होगा इसका? द आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड्स एम्फसाइज्ड ऑन द ग्रांट ऑफ सेल्फ रूल टू द इंडिया। कि जो निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को एक स्वशासन देने पे जोर दिया? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी अरविंदो घोष, सी फिरोज शाह मेहता एंड डी दादा भाई नौरोजी। बताना है कि इनमें से किसने 1904 के बाद से लगातार भारत में एक सेल्फ रूल हो उस पर उनका फोकस रहा। तो आंसर्स क्या होना चाहिए इसका कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता या फिर दादा भाई नौरोजी। आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। आप सभी को पता है कि दैट 1905 में क्या हुआ था? बनारस सेशन हुआ था और 1906 में क्या हुआ था? न कैलकाटा सेशन हुआ था। और इसी कैलकाटा सेशंस में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, जो चरमपंथी हुए, उनको प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए दादा भाई नौरोजी उस समय के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या अपनाया? दैट इज कॉल्ड स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल बनाया। तो इस तरह से हम जानते हैं कि 5, 6, 7 और ये दादा भाई नौरोजी थे जिनका हमेशा फोकस किस डायरेक्शन में होता था? दैट इज द सेल्फ रूल की ओर होता था। ठीक है,
क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं, नहीं तो प्रीवियस क्लासेस को जाके आप रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट? निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? पहला बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी ऊधम सिंह और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको चूज करना है कि कौन इसमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स नहीं थे। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन से नहीं थे? द बाल गंगाधर तिलक ऑलरेडी लीडर्स थे, मदन लाल, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये उग्रवादी समूह के नेता नहीं थे। हम सभी जानते हैं कि जब एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं तो कुछ नाम आप लोग याद रखेंगे, लाल, बाल, पाल, अरविंदो घोष, ये सारे कुछ फेमस लीडर्स थे। लाल रेफर्स टू लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल रेफर्स टू बाल गंगाधर तिलक एंड अरविंदो घोष। ठीक है, सो गोपाल कृष्ण गोखले इनमें से मॉडरेट लीडर्स थे, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे। सो राइट आंसर इज डी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म? एक्सट्रीम नेशनलिज्म के कौन आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवाद का उत्कृष्ट नेता नहीं था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बिपिन चंद्रपाल, सी लोकमान्य तिलक एंड डी लाला लाजपत राय। आप देख रहे हैं कि ये जो बी सी डी ऑप्शंस है ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं और गोपाल कृष्ण गोखले कैसे लीडर्स हैं? मॉडरेट लीडर्स हैं। तो जब हम लोग एक्सट्रीम नेशनलिज्म की बात करते हैं इसका मतलब क्या है कि दैट इज कॉल्ड मास पार्टिसिपेशन। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में किन का तरीका था मास पार्टिसिपेशन का? ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का था, मॉडरेट्स का तरीका नहीं था। तो पूछ रहा है कौन इनमें से उग्र राष्ट्रवाद का उत्कृष्ट नेता नहीं था? तो ऑब्वियसली मॉडरेट जो है वो उग्रवाद का राष्ट्रवाद का नेता नहीं होगा। सो गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु established the सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्रपाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह एंड ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप अपेंडिक्स में भी पढ़े होंगे स्पेक्ट्रम का, तो वहां पर देखे होंगे कि ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा जाता है। तो हु इज द राइट आंसर? इट इज ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, दैट इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। द क्वेश्चन नंबर 8 इज हु एक्यूज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो फेज है, जो मॉडरेट एरा, उनकी टेक्निक्स थी ट्रिपल पी, प्रेयर, पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचिका और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? तो डेफिनेटली जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होंगे वही मॉडरेट्स को, इस टेक्निक्स को क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इसमें आपको चूज करना है कि ए लाला हरदयाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सुभाष चंद्र बोस और डी सरदार भगत सिंह। कौन बताइए कि हु एक्यूज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट? आंसर इज द बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, Who among the following is known as the Bombay Triumvirate? कि निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे ट्राइमविरेट के नाम से जाना जाता है? ये पेयर दिया गया है, आपको बताना है। सो तिलक, गोखले, नौरोजी, मेहता, तिलक, त्याबजी, मेहता, तेलंग, त्याबजी, नौरोजी, तेलंग एंड देशमुख। तो आंसर होगा मेहता, तेलंग, त्याबजी। सो व्हाट इज द राइट आंसर? कि बॉम्बे ट्राइमविरेट के नाम से मेहता, तेलंग एंड त्याबजी को जाना जाता है। आप यहाँ पर प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़े होंगे तो प्री आईएनसी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको ग्रुपिंग्स मिला होगा, उसको आप रिवाइज करें। सो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड बाय लाला लाजपत राय एज इज द पॉलिटिकल ग्रुप? निम्नलिखित में से किसे लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये हम लोग पढ़े हैं। सो ऑप्शन ए इज गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी इज विवेकानंद, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या ऑप्शन डी मजीनी।
तो लाला लाजपत राय अपना पॉलिटिकल गुरु किसे मानते थे ना, ये मजीनी को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था। सो निम्नलिखित में से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन चिरोल एंड हेनरी कॉटन। बताना है कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप पढ़े होंगे कि ये जो बाल गंगाधर तिलक थे स्वराज के आइडिया को फेमस करने में और सबसे प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। तो इनके ऊपर में ये आरोप लगाया था किसने, दैट इज वैलेंटाइन चिरोल ने। तो बाल गंगाधर तिलक इस केस में क्या किए थे ना, एक डिफेमेशन फाइल भी किए थे अगेंस्ट द वैलेंटाइन चिरोल। हालांकि इस केस में उनको डिफीट मिला था लंदन में, बट ये बहुत फेमस केस हुआ था। दैट इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से उनको एक्यूज किया गया था, एंड इट वाज द वैलेंटाइन चिरोल, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आफ्टर द सेंटेंस ऑफ द बाल गंगाधर तिलक who among the following had pleaded for mercy and said, my interest in Tilak is that of a Sanskrit scholar। आप सभी को पता है कि 1908 के बाद जब एक्सट्रीमिस्ट फेज माने स्वदेशी मूवमेंट जब खत्म होता है तो 1908 से लेके 1914 को 6 ईयर जेल ये बाल गंगाधर तिलक को मिला था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के बाद किसने मर्सी पिटीशन सरकार के पहले सामने डाला और सेड कि माय इंटरेस्ट इन तिलक इज दैट ऑफ ए संस्कृत स्कॉलर। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मैक्स मुलर, सी बिपिन चंद्रपाल और डी विलियम जोन्स। इसमें से फैक्ट है इट इज द मैक्स मुलर। मैक्स मुलर वो बेसिकली सरकार के सामने ही प्लीडेड फॉर मर्सी एंड सेड कि दैट माय इंटरेस्ट इन द तिलक इज दैट ऑफ ए संस्कृत स्कॉलर। तो दिस इज अबाउट दिस सेशन, और आज हम लोग इसके बाद लेट स्टार्ट द रिवॉल्यूशनरी फेज एंड ट्राई टू एक्सप्लोर दिस सम ऑफ द न्यू चैप्टर्स रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर सेशन। यूपीएससी विन सीरीज 2025 में मॉडर्न इंडिया सीरीज आज हम लोग बात करेंगे द रिवॉल्यूशनरी फेज, जिसको क्रांतिकारी गतिविधियां या क्रांतिकारी फेज भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करा हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करेगा, एंड रिवॉल्यूशनरी फेज के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं कि ये आखिरकार रिवॉल्यूशनरी फेज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज किन कारणों से ये डेवलप होता है। जब हम लोग देखते हैं कि दैट बंगाल विभाजन के बाद और स्पेशली आफ्टर द 1905 ऑनवर्ड्स, 1906, 1907, 1908 ये ऐसा दौर था जब डोमिनेंस किसका रहा, एक्सट्रीमिस्ट फेज का। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे लाल बाल पाल अरविंदो घोष, उनके आह्वान में देश दुनिया के सारे लोग जुड़े, अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के लोग इस नेशनल मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन का भागीदारी बने। क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज का तरीका क्या था, द पैसिव रेसिस्टेंस, ठीक। और मॉडरेट फेज इसके पहले का फेज था, उनका क्या तरीका था, द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशंस। तो ये कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट है। बट रही बात कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, ये बात करें हम लोग बाल गंगाधर तिलक की, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल या अरविंदो घोष या उस समय के जो पॉपुलर लीडर्स थे, जब अचानक से 1908 के बाद हम देखते हैं कि दैट एक लीडरलेस मूवमेंट की तरह डेवलप होता है, ठीक। एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं, बाल गंगाधर तिलक अरेस्ट हो गए। तो उस समय के जो युवा वर्ग के जो नेशनलिस्ट थे, जो स्पेशली यंगर सेक्शंस, वो किसी न किसी तरीके से वो छिपना नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले उन कारणों की चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द रीजंस, है ना, कि क्या कारण थे इमर्जेंस फॉर ए न्यू दैट इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। तो उद्भव के कारणों की चर्चा करें। जो सबसे पहला जो कारण है कि जो यंगर एलिमेंट्स नॉट रेडी टू रिट्रीट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द ओपन फेज। ओपन फेज मतलब ये जब लीडर्स अरेस्ट होते चले गए उसके बाद ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने रिप्रेसिव पॉलिसी अडॉप्ट करा। तो अब जो यंगर सेक्शंस थे, जो युवा सेक्शंस थे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ये पहला चीज था। दूसरा तरीका था कि लीडरशिप फेल्योर टू टैप द रिवॉल्यूशनरी एनर्जीज ऑफ द यूथ। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो हालांकि मास आंदोलन में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे,
लेकिन जब लीडरलेस हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात आती है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि क्यों एक्सट्रीमिस्ट फेज द अनसक्सेसफुल हुआ एक पॉइंट के बाद, तो वहां पर कहीं ना कहीं वीकनेस या लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर एक ट्रेंड लीडरशिप था। तो ये एक रीजन था कि जब लीडर्स एब्सेंट हुए तो कहीं ना कहीं फिर से ये न्यू ब्रांच का डेवलपमेंट होना इनएविटेबल था। थर्ड रीजन की बात करेंगे कि गवर्नमेंट रिप्रेसिव पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ने एटीट्यूड कैसा अपनाया, दैट इज कॉल्ड दमनकारी नीति का उन्होंने दैट फॉलो किया, और सरकारी दमन के विरोध के लिए भी शांतिपूर्ण रास्ता को छोड़ना ही सबसे बड़ा ये था। तो ये सब कुछ प्रमुख कारण देखते हैं। एंड इन रीजन्स के चलते ब्रांच दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जर्मिनेटेड इनटू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस ब्रांच का इतना इम्पैक्ट है कि दैट सिर्फ मूवमेंट एक पास टाइम नहीं, ये दिलो दिमाग में छा गया कि दैट भारत फॉर भारतीय, हमें आजादी ही चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब रही बात कि मॉडर्न में एक सीक्वेंस देखते हैं कि जब हम लोग मॉडरेट पॉलिटिक्स की बात किए तो उनके एक अपने तरीके थे। क्या तरीके थे? द कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, जिसको हम लोग ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट, मास बेस नहीं था। और उस समय के जो पॉपुलर लीडर्स थे, दादा भाई नौरोजी की बात करें, फिरोज शाह मेहता की बात करें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोस्टली अर्बन एरिया के बिलोंग करते थे। सो दैट्स वाई उनके मास के ऊपर में पोटेंशियल नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट का दौर आता है। एक्सट्रीमिस्ट का तरीका था क्या? पैसिव रेसिस्टेंस, और ये मास पार्टिसिपेशन पे बिलीव करते थे। अब रिवॉल्यूशनरीज के फेज में हम क्या देखते हैं कि इनका जो तरीका इन्होंने अपनाया, व्हाट वी कॉल्ड टेक्निक्स या फिर आइडियोलॉजी, ये क्या था? इंडिविजुअल हीरोइज्म। साथ ही साथ क्या करना है? असैसिनेट द अनपॉपुलर ऑफिशियल्स, जो उस समय के अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट करना है। The strike terrors in the huts of the rulers and urge people to expel the British with the force। ये फोर्स को यूज करना चाहते थे कि दैट जो रूलर्स हैं उनको यदि आप डराएंगे नहीं, उनके दिलो दिमाग में टेरर पैदा नहीं करेंगे, तो ये इस धरती को छोड़ के जाने वाले नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा? ये इन्होंने अपनाया इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस on the lines of the Irish nationalist and the Russian nihilist and not a mass-based country-wide struggle। ये स्पीच पे बिलीव नहीं करते थे। मतलब साथ ही साथ नहीं करने का एक रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये सबसे बड़ा टर्म होता है। गांधीयन फेज में हम लोग देखते हैं कि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सप्लीमेंट करने लगता है। तो इनका क्या तरीका था? इंडिविजुअल हीरोइज्म, अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट करना, जो ट्रेटर्स हैं, गद्दार्स, उनको असैसिनेट करना। और इनके आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशंस कहाँ से मिलते थे? दैट इज कॉल्ड आयरिश नेशनलिस्ट या फिर रशियन निहिलिस्ट। वहां पर भी इस तरह के नेशनल पॉपुलर मूवमेंट हुए थे, और इस तरीके से अपने जो उनके संघर्ष थे उनका आइडियोलॉजिकल इनको बेस मिलता है। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा गतिविधियों की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से बंगाल में, पंजाब में, इंटरनेशनल लेवल पे, इवन महाराष्ट्र रीजन्स पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आए और क्या क्या लीडरशिप और उनका क्या क्या तजुर्बा एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा। तो हम लोग अलग अलग सेक्शन वाइज चर्चा करेंगे ना। सबसे पहला फेज देखते हैं कि बंगाल में किस तरह से गतिविधियां उस समय चल रही हैं। तो एक सीक्वेंस है, पैटर्न है कि जब 1902 की बात करेंगे तो इस समय द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप मिदनापुर एंड कलकत्ता में बनता है। कि रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का पहला ग्रुपिंग्स कहां पर बनता है? कलकत्ता और मिदनापुर में, और उसका नाम क्या रखा गया? अनुशीलन समिति। द अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन थे? प्रमोथा मित्तर, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड प्रमोथा मित्तर। तो 1902 में पहला रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स बनता है, दैट इज कॉल्ड मिदनापुर एंड कलकत्ता में वो अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति 1906 में अपनी एक युगांतर नाम की वीकली मैगजीन्स लाती है। दैट इज युगांतर वाज ए वीकली मैगजीन स्टार्टेड, है ना, वीकली मैगजीन है, याद रखिएगा। 1905-06 के ड्यूरेशंस में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स छापे जाने लगे जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को हाईलाइट करने लगे, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि उस समय एक दौर आता है रिवॉल्यूशनरीज का। 1907 में द ईस्ट बंगाल और असम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनके ऊपर में एक अटेम्प्ट ऑन द लाइफ उनके ऊपर में अटैक किया गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस अटेम्प्ट टू मर्डर मुजफ्फर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड। याद रखिएगा कि मुजफ्फर मजिस्ट्रेट कौन थे? किंग्सफोर्ड। उनके ऊपर में एक दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट टू मर्डर, उनको हत्या करने का, असैसिनेट करने का सफल उसमें प्रयास किया गया। और कौन थे? दैट इज कॉल्ड प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। 1909 में
अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस, ये वेरी फेमस केस है, याद रखिएगा, जिसमें घोष ब्रदर्स इन्वॉल्व थे। कौन कौन से? अरविंद घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष, है ना दोस्तों। तो दिट इज कॉल्ड अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस। 1908 में होता है और 1909 में हम लोग देखते हैं 12 डकैती, जिसमें डक्का अनुशीलन समिति इन्वॉल्व है। 1912 में जो समय के वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, उनके ऊपर में रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ये क्या करते हैं ना, बॉम्ब फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉम्ब थ्रोन एट वाइसराय। संध्या एंड युगांतर ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे उस दौर के, और हम देखते हैं कि जतीन दास और युगांतर, जतीन दास को और किस नाम से जानते हैं? बाघा जतीन, है ना, याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड बाघा जतीन। तो बाघा जतीन और जतीन दास एंड युगांतर, उन्होंने जिमरमैन प्लान, इसको जर्मन प्लॉट बोलते हैं, कि विद द हेल्प ऑफ जो ब्रिटेन के ओपोनेंट थे जर्मनी, उन लोगों के साथ मिलके एक ऑल इंडिया फ्रीडम कॉन्स्पायरेसी करना था, दैट इज कॉल्ड जिमरमैन प्लान। तो ये बंगाल की एक्टिविटीज हैं 1902, 1906, 1907, 1908, 1912। देन इम्पोर्टेंट जो पीपल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ हमने उसकी चर्चा करी। इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इस पीपीटी को रोक के पढ़ना है। और हम देखते क्या है, 1902 में मिदनापुर और कलकत्ता में जो अनुशीलन समिति का गठन होता है। 1906 में युगांतर की शुरुआत होती है। 1907 में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ईस्ट बंगाल और असम में, उनके ऊपर में हत्या का प्रयास किया गया। 1908 में प्रफुल्ल चाकी, खुदराम घोष, मुजफ्फरपुर मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट के ऊपर में हत्या का प्रयास किया गया। अलीपुर कॉन्स्पायरेसी केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, घोष ब्रदर्स इसमें इन्वॉल्व थे। उसी तरह से 1908, 1912 में हमने देखा कि किस तरह से बंगाल में गतिविधियां चल रही है। आगे चलेंगे, महाराष्ट्र का एक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम सभी देखते हैं कि दैट इज कॉल्ड वासुदेव बलवंत फाड़के, वहां के एक पॉपुलर लीडर्स हुए, जिन्होंने रामोसी पीजेंट फोर्स, दैट इज कॉल्ड आरपीएफ, आप याद रख सकते हैं कि रामोसी पीजेंट फोर्स वेर ऑर्गेनाइज्ड बाय द वासुदेव बलवंत फाड़के। रामोसी अपराइजिंग्स भी बोलते हैं इसको, है, याद रखना है। 1890 में तिलक्स जो है, उन्होंने दैट इज कॉल्ड मिलिटेंट और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां पर जो शिवाजी गणपति फेस्टिवल, साथ ही साथ अपने जो मैगजीन्स जर्नल्स हैं केसरी एंड महारत्ता, इसको लेके आए। 1897 चापेकर ब्रदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने प्लेग कमिश्नर ऑफ पूना और लेफ्टिनेंट अयस्ट, है ना, दे दैट इज कॉल्ड द चापेकर ब्रदर्स वर इन्वॉल्व टू किलिंग दीज ऑफिसर्स, राइट। 1899 में मित्र मेला, मित्र मेला कौन ऑर्गेनाइज करते थे? दैट इज वीर सावरकर और उनके ब्रदर्स। तो सावरकर से रिलेटेड है मित्र मेला, और ये अभिनव भारत के साथ 1904 में मर्ज हो जाता है। 1909 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक जैक्सन की हत्या होती है। तो ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। तो कौन कौन इन्वॉल्व है? वसुदेव बलवंत फाड़के, बाल गंगाधर तिलक, चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, है ना, और ये इस तरह से हम लोग यहाँ दो ऑर्गेनाइजर्स देखे, मित्र मेला और अभिनव भारती, है ना, ये याद रखना है। आगे चलेंगे, पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब के जो लीडर्स में जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, लाला लाजपत राय, है ना, पंजाब केसरी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, अजित सिंह, अंकल ऑफ भगत सिंह, है ना, आगा दैट इज कॉल्ड सैयद हैदर राजा, भाई परमानंद, लालचंद फलक, इंपॉर्टेंट याद है, सूफी अंबा प्रसाद। ये सारे लोग आगे चल के कहीं ना कहीं जब हम लोग गदर पार्टी की चर्चा करेंगे, है ना, तो उस समय ये उस समय के भी जो मूविंग स्पिरिट और पॉपुलर लीडर्स बनेंगे, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, सो इंटरनेशनल लेवल पे भी काम हो रहा था। और यहाँ पर एक लिस्ट है, ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1905 की बात करेंगे, 1905, तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा एक इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां पर इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ दो जर्नल में द सोशियोलॉजिस्ट है, ये लंदन में लीड करते हैं। तो लंदन से कौन? श्यामजी कृष्ण वर्मा, याद रखना है। 1909 में हम लोग देख रहे हैं कि मदन लाल धिंगरा एक इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी, जिन्होंने कर्जन वाइली की हत्या करी, और मैडम भिखाजी कामा जो गतिविधियां हैं वो कहां से लीड करती थी? पेरिस और जेनेवा से। तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स में आप याद रखना है, लंदन में कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, और उनसे एसोसिएटेड जर्नल कौन है? द सोशियोलॉजिस्ट, और ऑर्गेनाइजेशंस द इंडियन होम रूल सोसाइटी एंड द इंडिया हाउस। आगे चलेंगे,
सो हमने क्या देखा, हमने पेरिस और जेनेवा में देखा कि कौन इसमें एक्टिव रिवॉल्यूशनरी है, मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। और उन्होंने एक मैगजीन्स लाई थी, उसका नाम क्या था, वंदे मातरम, याद रखना है। आगे चलेंगे, अजित सिंह एक इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। बर्लिन कमेटी की चर्चा करते हैं। बर्लिन कमेटी एक इंपॉर्टेंट कमेटी है कि बर्लिन जर्मनी में, पता है कि दैट इज कॉल्ड, ये कौन ऑर्गेनाइज करते थे, बरिंद्र कुमार, दैट इज कॉल्ड बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। बर्लिन कमिटीज वर ऑर्गेनाइज्ड बाय, एस्टैब्लिश्ड बाय बरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। और उन्होंने मिशंस भेजे बहुत सारा जगह पे, जैसे बगदाद पे, पर्शिया पे, टर्किया पे, काबुल पे, इन सब जगह पे रिवॉल्यूशनरी मिशन भेजे जाते थे ताकि लोगों को और उनके साथ जोड़ा जा सके। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स था जहां पर गदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, इसको पहले शुरुआत की गई और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स जुड़े, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला एंड दैट भाई परमानंद। तो ये हमने क्या देखा कि यदि एब्रोड की बात करेंगे तो एब्रोड में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको किस तरह से याद रखने हैं, लाइक लंदन में कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और कौन कौन से मैगजीन्स एसोसिएटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएटेड हैं। लंदन की बात करेंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। देन पेरिस एंड जेनेवा की बात करेंगे तो मैडम भिखाजी कामा है। देन आप बात करें दैट इज पंजाब, नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा कि जो लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि एक रिवॉल्यूशनरी फेज, ये एक स्वर्णिम पेज है हमारे इस नेशनल मूवमेंट का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हिंदी में भी, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के, और जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनका एक लिस्ट बना लें। हालांकि इस क्लास के बाद आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास के साथ थोड़ा बहुत आप चर्चा करते रहेंगे तो तुरंत टॉपिक्स याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया होगा आई थिंक। ये जो गदर ऑर्गेनाइजेशन है, गदर पार्टी, जो गदर प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते चला जाएगा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, याद रखिएगा। एक तरफ है गदर और दूसरा तरफ है कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो ये गदर, ये सनी देओल वाला गदर नहीं है ना, ये गदर पार्टी है। तो गदर ऑर्गेनाइज होता है एक मैगजीन्स की तरह, एक जर्नल की तरह, फिर बाद में एक पॉपुलर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जिसको हम लोग गदर पार्टी या गदर एक्टिविटीज बोलेंगे। ठीक है, ये कहां पर ऑपरेट होगा, नॉर्थ अमेरिका, याद रखना। तो गदर पार्टी के क्या क्या प्रोग्राम्स थे, व्हाट आर द प्रोग्राम्स। गदर पार्टी में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो उनका मूव है, प्रिंसिपल है, असैसिनेट द ऑफिशियल्स, जो अनपॉपुलर ऑफिशियल्स हैं उनको असैसिनेट करो। दूसरा, पब्लिश द रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर, कि और भी लोग, इंडियंस लोग इन सब चीजों के बारे में जान सकें। उनका तरीका था कि वर्क अमंग द इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड एंड द रेज फंड्स, दैट इज कॉल्ड, आर्मी में विद्रोह कराना, उनमें एक पॉपुलर सेंटिमेंट राइज करना, तो पॉपुलर ट्रूप्स के साथ काम करना। ब्रिंग अबाउट ए साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल द कॉलोनीज इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के खिलाफ एक वर्ल्ड वाइड एक सेंटिमेंट, एक आइडियोलॉजी, एक मूवमेंट तैयार करना कि ब्रिटेन के खिलाफ में ऑल आउट वॉर की तैयारी करनी है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस रिवोल्ट इन ऑल द कॉलोनीज इन ब्रिटेन, ब्रिटेन के सारे कॉलोनीज थे, एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उन सब जगह पे एक साइमल्टेनियस, एक पॉपुलर मूवमेंट राइज करना कि फॉट अगेंस्ट द ब्रिटेन, राइट, ये इनका ऑब्जेक्टिव में आता था। अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट एन आर्म्ड रिवोल्ट इन इंडिया ऑन 21 फरवरी 1915, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 21 फरवरी 1915 को डेट रखा गया कि इंडिया पे एक आर्म्ड रिबेलियन या फिर ऑल आउट आर्म्ड रिवोल्ट होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस थे कि जिसमें ना, जिसके चलते उनका ये फेल्योर कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होता है। और उसमें से किसको आप बोल सकते हैं, देशद्रोही, ट्रेचरी उस समय भी थे। तो अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट एन आर्म रिवोल्ट इन इंडिया ऑन 21 फरवरी 1915 एमिड्स द फेवरेबल कंडीशंस क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर बना और इसमें से लाइटनिंग कंडक्टर पॉइंट की तरह कौन काम किया, घी में, अग्नि में घी डालने का काम किसने किया, कोमागाटा मारू इंसिडेंट। तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट ये था। सो इस एक्टिविटीज को, इन प्लान को रोकने के लिए उस समय जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कौन सा लॉ लाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये टेम्पररी लॉ था कि किसी को भी लिबर्टी का राइट नहीं होगा, उनको बोलने का राइट नहीं होगा, मूवमेंट का राइट नहीं होगा, उनको विदाउट ट्रायल उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और दोस्तों यही जो था, ये टेम्पररी लॉ था और इसी को परमानेंट करने के लिए क्या चीज लाया गया था, रॉलेट एक्ट। आगे चलेंगे, रॉलेट एक्ट। तो ये दोनों चीजें लिंक्ड है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गदर प्रोग्राम समझ में आया।
व्हाट वाज द प्रोग्राम? ऑफिशियल्स को असैसिनेट करना है, पॉपुलर रिवॉल्यूशनरी लिटरेचर प्रमोट करना है, ऑल आउट वॉर अगेंस्ट द ब्रिटेन तैयार करना है, एंड 21 फरवरी 1915 जिसमें हम लोग एक इंडिया में आर्म रिवोल्ट करेंगे। ये आप पिक्चर से देख सकते हैं कि दैट, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं है कि सन्नी देओल वाला गदर मूवी देखना है। उनमें गदर कार्यक्रम ये चलता था, और जिसमें हम किस डेट को रखा गया था? 21 फरवरी 1915 का दिन भारत में अनुकूल परिस्थितियों के बीच में एक सशस्त्र विद्रोह करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कुछ न कुछ कारणों से फेल हो गया, विफल हो गया। क्यों? सबसे बड़ा कारण है दोस्तों विश्वासघात। ये चीज हासिल करना पड़ता है, और गांधीयन फेज में हम सब यही सीखते हैं कि भारत जो नेशनल मूवमेंट है ये सिर्फ एक आजादी की लड़ाई नहीं, ये भारत बनने की भी लड़ाई है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। ये कामागाटा मारू इंसिडेंट क्या है? एक एपिसोडिक इंसिडेंट है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो ब्रिटेन के साथ वर्ल्ड वार चल रहा था, और जो इंस्ट्रक्शंस थे कि दैट जितने भी ओपोनेंट कंट्री हैं ब्रिटेन के साथ, जो उसके साथ दोस्ती अच्छी नहीं है, उसमें से जो कुछ एक्टिविटी इवन जो नॉर्थ अमेरिका में दैट इज कॉल्ड द कनाडा कोस्ट पे होगा, उनको इस शिप को लौटा दिया गया। शिप को लौटा दिया गया तो बजबज नामक जगह पे कोलकाता में सब लोग उतरने से मना कर दिए, स्टैम्पेड हुआ और कई लोग मारे गए। और यहीं से कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि एक चिंगारी का काम करता है ये कामागाटा मारू इंसिडेंट, और उसके बाद जो गदर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी फेज एक स्वर्णिम दौर था, जिस दौर में हम सभी ये देखते हैं कि जो मास मूवमेंट जो एक्सट्रीमिस्ट फेज में मिला, उसके साथ दिलो दिमाग पे इंडिविजुअल हीरोइज्म, नेशनलिज्म का ये जो नशा छाने लगा। लोग फॉर द कॉज ऑफ द नेशंस खुशी खुशी इस दैट बलि बेदी पे चढ़े जाते थे, और खुशी न खुशी अपने जान न्यौछावर इस देश के लिए करने के लिए अपने को इंस्पायर किए, और ये देश बनाने के लिए अपने को सशक्त कंट्रीब्यूट करा। तो रिवॉल्यूशनरी फेज तक हमने देखा, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ अनसक्सेसफुल एपिसोड्स हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मास बेस, पॉपुलर लीडरशिप, इंस्ट्रक्शंस, डिसिप्लिन, ये सारे कुछ चीजें हैं जो, और इवन सबसे लास्ट में हमने क्या बात करा? विश्वासघात। इन सब चीजों के चलते ये प्रोग्राम भी फेल होता है। तो जब हम लोग नेक्स्ट फेज की बात करें, जब आप गांधीयन एरा में एंटर करेंगे, तब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें एक ना एक करके स्टेप बाय स्टेप ठीक होती चली गई, और हमको आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। तो रिवॉल्यूशनरी फेज से रिलेटेड जो MCQs हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे अहेड। जय भारत, जय हिंद।